Hello everyone, I hope you all are doing great and yes, I am back with another revision series. आप लोगों का फेवरेट एलिशा मैम आ चुकी है आप लोगों के लिए इंग्लिश के वो सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी विथ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे एंड लाइव एग्जांपल्स दिखाएंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों का रिवीजन सीरीज है, एज यू ऑल नो कि हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे हैं कुछ दिन से। So we are here for grade 6 this time. लास्ट वाला रिवीजन सीरीज मैंने ग्रेड 4 के लिए किया था, तो अब आज जो मेरा वन शॉट रिवीजन है वो आज मेरा ग्रेड 6 बच्चे लोगों के लिए है, जहाँ पे हम लोग करेंगे ऑन द टॉपिक्स ऑफ एडवर्ब्स एंड सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का डिमांडेड टॉपिक है कि मैम ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मैम ये एकदम क्या कंफ्यूजिंग है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। सब कुछ क्लियर करेंगे आज वाले क्लास में। ऑब्वियसली आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। विल जस्ट क्विकली पॉलिश आवरसेल्व्स टुडे, ठीक है। आज हम लोग अपना वो जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग, हमारा जो नॉलेज है उसको हम लोग थोड़ा पॉलिश करेंगे, उसको अच्छे से एकदम घिस के एकदम उसको पॉलिश करके एकदम शाइन करवाएंगे, ताकि एग्जाम्स के पहले मेरा उस एकदम ब्राइट वाला जो उसका परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस दे दे हमारा नॉलेज, है ना। ताकि एग्जाम्स में जाके हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट हो, ताकि आप लोग ये बस वीडियो देखो, रिवाइज करो एंड जस्ट यू कैन गो फॉर योर एग्जाम्स। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक है। सो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिविजन करना है, लास्ट मोमेंट पे आपको याद नहीं आ रहा है वो क्या था, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, सो जस्ट गो फॉर दिस वीडियो। आई कैन अश्योर यू चिल्ड्रन, ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम करेगा कि एक बार देख लोगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स दैट आई मेंशन्ड। ओके, एंड आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट राइट नाउ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग गुड फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज डू प्रिपेयर गुड, कीप प्रैक्टिसिंग। सिर्फ पढ़ाई करो एंड सिर्फ मतलब रट्टा मारो ऐसा नहीं है। यू नीड टू प्रैक्टिस देम ऑल्सो। ग्रामर इज समथिंग जहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इट्स लाइक मैथ्स ओनली, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते चलोगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग चिल्ड्रन, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट इन इट। ठीक है, प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एंड ऑब्वियसली सिर्फ पढ़ाई मत करो, आप रिलैक्स भी करो, वरना रिलैक्स नहीं करोगे तो सारा भूल जाओगे, ठीक है। सो जैसे पढ़ाई भी करना इंपॉर्टेंट है, वैसे रेस्ट भी करना इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए रिवाइज करना एंड प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे ऑन द टॉपिक्स एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर on adverbs. We are going to revise adverbs today, then we are going to revise sentence and its types. Sentence क्या होता है, sentence के कितने types होते हैं, right? And then we are going to revise direct speech and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांडेड टॉपिक होता है। I get n number of requests from all of you, ma'am please direct indirect, direct indirect, direct indirect, reported verb, reported speech। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, कहाँ पे क्या है, किसको रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे, किसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। यू आर सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाई यू आर सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ये काफी इजी रहता है बेटा। इट इज लिटिल बिट ट्रिकी बट नॉट टफ। आई विल से इट्स नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट या थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको रूल्स अच्छे से याद रखना है कि कन्वर्शंस कैसे होता है, व्हाट आर द रूल्स वी एक्चुअली लुक इनटू व्हाइल कन्वर्टिंग, राइट। क्या क्या रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं कन्वर्शन के टाइम, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कौन सा रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, किसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, किसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये डिफरेंस अगर हम लोग के पास क्लियर हो जाता है, सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद फिर कन्वर्शन करना इज लाइक just snap of a finger. So yes, आज हम लोग ये सब रिवाइज करने वाले हैं। So let's quickly start without any delay with our first chapter. And the first thing that is we are going to learn today is adverbs. Okay, today we are going to learn about adverbs. I hope you all can see it, right? You all can see it. So yes, what are adverbs? An adverb modifies or describes a verb, an adjective और another adverb। ठीक है, adverb का काम क्या होता है, एक adverb वो part of speech है, an adverb is that word which modifies मतलब adds more information। ठीक है, उसके बारे में कोई और information देने को हम लोग बोलते हैं modify। ठीक है, modifies
और describes, as we know, describe मतलब हम लोग information ऐड करना होता है, उस चीज को explain करना या describe करना होता है. Modifies or describes a verb, an adjective or another adverb in a sentence. ये क्या है मैम? वर्ब एडजेक्टिव तो ठीक है, खुद ही खुद को मॉडिफाई करता है. हाँ, एडवर्ब यही करता है. एडवर्ब अपने आप को बहुत प्यार करता है. ठीक है, वो वर्ब को भी प्यार करता है, एडजेक्टिव को भी प्यार करता है, लेकिन वो अपने आप को भी बहुत प्यार करता है. तो सेंटेंस में अगर कहीं पे एडवर्ब दिखता है, वो बोलता है कि अरे ये तो मेरा घर वाले हैं, बोल के उसको भी मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ एन एडवर्ब गोज. So adverb is a word which basically modifies a verb. Suppose if you I'll give you an example. The boy is running. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है? रनिंग. हाउ इज ही रनिंग? द बॉय इज रनिंग फास्ट. यहाँ पे जो वर्ड है फास्ट इज एक्चुअली मॉडिफाइंग द वर्ब रनिंग. ठीक है, तो यह द वर्ड फास्ट इज एक्चुअली एन एडवर्ब, क्योंकि वो जो वर्ब है रनिंग उसको मॉडिफाई कर रहा है. व्हाट अबाउट द वर्ड, let me give an example which will be modifying the adjective. She is very beautiful. ठीक है, अब she is beautiful, I understand. How much beautiful she is? Very beautiful. तो यहाँ पे जो very है is actually talking कि वो कितना beautiful है, कितना intensified में है वो adjective. ठीक है, कितना intensified form में है वो adjective. So here the word very is actually modifying the word or the adjective beautiful. ठीक है, इसीलिए ये वेरी बिकम्स एडवर्ब, क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है, वो बता रहा है ब्यूटीफुल है तो कितना ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल. तो दिस इज अ एडवर्ब व्हिच इज मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव. तो मैम अगर एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है तो वो कैसे करता है? ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल गिव एन एग्जांपल. रिमेंबर द फर्स्ट सेंटेंस आई सेड द बॉय इज रनिंग फास्ट. ठीक है, द बॉय इज रनिंग फास्ट. ठीक है, तो वहां पे क्या बना था? फास्ट मेरा ऑलरेडी एडवर्ब बना था, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी मॉडिफाइंग एन वर्ब. ठीक है, रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है तो फास्ट बन गया आपका एडवर्ब. अगर फास्ट को मॉडिफाई करना है तो मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ यहाँ पे? आई कैन यूज द वर्ड वेरी. द बॉय इज रनिंग फास्ट. हाउ मच फास्ट? वेरी फास्ट. ओके, सो हियर द वर्ड वेरी इज टेलिंग मी वो तो फास्ट दौड़ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन कितना फास्ट? वेरी फास्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है वेरी इज एन एडवर्ब व्हिच इज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब फास्ट ओवर हियर. ऐसे होते हैं एग्जांपल्स. ठीक है, दिस इज हाउ वी गो. सो एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक है, इट टेल्स अस व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन or to what extent or what degree an action is being performed. ठीक है, अगर आप देखते हो कि एक एक्शन हो रहा है, ओके, एक्शन कहाँ पे हो रहा है, वेयर इज इट हैपनिंग, हाउ इज इट हैपनिंग, व्हेन इट इज हैपनिंग, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज हैपनिंग. उसी का एग्जांपल दिया ना, वो दौड़ तो रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कितने एक्सटेंट तक दौड़ रहा है. ही इज रनिंग वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, सो फास्ट. So what extent that is happening? ये सारा एग्जाम्पल्स आपका एडवर्ब्स के बारे में देता है. ये सारा आपका एडवर्ब्स ही बताता है कि सेंटेंस में ये सब कैसे कहाँ पे हो रहा है. राइट, लेट्स सी सम एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी सिंग्स ब्यूटिफुली. शी सिंग्स ब्यूटिफुली. अब मुझे ये पता चल रहा है कि वो गाना तो गाती है, लेकिन वो कैसे गाती? So here I have a verb, sings. एंड कैसे गाना गाती है? बहुत सुंदर गाना गाती है, ब्यूटिफुली. ठीक है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली. सो हियर इज माय एडवर्ब व्हिच इज मॉडिफाइंग दिस वर्ब सिंग्स, इजंट इट? है ना? ये जो एडवर्ब है ये मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? द वर्ब सिंग्स. राइट, सो एज वी नो एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. थिंग्स के बारे में और भी मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो गाना गा रही है, लेकिन कैसे गाना गा रही है? बहुत सुंदर गाना गा रही है, बहुत खूबसूरती से. तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली. हाउ डज शी सिंग इज द वर्ड दैट इज एक्सप्लेनिंग द वर्ड ब्यूटीफुली. नेक्स्ट, ही विल विजिट टुमारो. ठीक है, ही विल विजिट टुमारो. अब ये जो मेरा वर्ब है विजिट, फिर से
is getting modified by which word? By the word tomorrow. क्यों मैम? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? Because it is talking about the time. He will visit. He will visit when? Tomorrow. Right? So, when will he visit? He'll visit tomorrow. Again, this adverb tomorrow is modifying this verb visit. है ना? ये देखो यहाँ पे जो वर्ड टुमारो है, ये क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है. किसको मॉडिफाई कर रहा है? द वर्ड विजिट. तो when will he visit? Tomorrow. So whenever you're giving some information about adverbs, about adjectives, about adverbs themselves, those words always become adverbs. ठीक है? वो क्या बनता है? They are always the adverbs that you see. ठीक है? Okay. Now we have the types of adverbs. अब adverbs क्या है वो तो clear हो गया. अब कितने type of adverbs है उसको भी देखते हैं. ठीक है? So the first type of adverbs that we see here is the adverb of time. ठीक है? कितने type of adverbs है? Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree and adverb of frequency. That's what we are going to learn today. ठीक है? Okay, so let's check. Adverb of time में क्या होता है? What does it say? Adverb of time is when an action takes place. ठीक है? It talks about कि कब वो action हो रहा है. ठीक है? When that action is happening will be told by the adverb of time. ठीक है? When an action takes place. ठीक है? When. When it is taking place. I hope you can see. हाँ, ठीक है. बहुत बढ़िया. So when an action takes place is being said by the time. Words क्या हो सकता है? Words examples जो है आपका क्या बन सकता है? It can be today, tomorrow, later, before, after, yesterday, day after tomorrow. ठीक है? Next year, monthly. ठीक है? We have classes daily. तो आपका जो ये classes हो रहा है ये कब हो रहा है? Daily, monthly, yearly. इस तरह के जो words है they are talking about the time when that action is happening. Okay, so hence these words perform or come into the adverbs of time. ठीक है? Next, यहाँ पे एक example है. I'll call you. I'll call you when? When will I call you? I'll call you later. I'm a little bit busy now. I'll just call you later. So यहाँ पे जो word है later is actually the adverb of time that we are referring to. ये है आपका adverb of time that we are referring to. ठीक है? Clear है यहाँ तक? Great. Okay. Now we go ahead to the adverb of place. जैसे adverb of time talks about time, adverb of place talks about the place that the action is happening. कहाँ पे हो रहा है वो? ठीक है? So see, where an action takes place. Where an action takes place is what they are talking about, the adverbs of place. ठीक है? Examples क्या हो सकता है? Examples can be here, there, everywhere, okay? Somewhere, anywhere, outside, inside. ठीक है? इस तरह के जो अगर वर्ड्स है, कोई जगह का नाम आप दे रहे हो कि I'll meet you at the restaurant. So where will you meet me? Where will that action happen? At the restaurant. So here the restaurant becomes the adverb of place. ठीक है? Let's see. We met. We met where? We met outside. We met outside. ठीक है? So that became the adverbs of place. Next, adverb of manner. Adverb of manner talks about which thing is taking place. Like, which thing is taking place in which manner. How they are taking place. That is the main question. जब भी आप कोई एक्शन को पूछोगे ना, हाउ इज दैट हैपनिंग, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट मैनर. कैसे वो हो रहा है. ठीक है? सपोज इफ आई से शी इज टॉकिंग. ओके, हाउ इज शी टॉकिंग? किस तरह से बात कर रही है वो? शी इज टॉकिंग लाउडली. Right? So whenever you're asking the question how, you are actually, asking in which way that is happening, in what manner that action is happening.
So hence they will always answer in adverbs of manner. So hence how an action takes place. What can be the, some of the example words we find under manner? Words like quickly, slowly, carefully, loudly, beautifully. Can you see? See all the words: quickly, slowly, carefully, loudly, beautifully, softly, slowly. सारे वो words are all examples of adverbs of manner. ठीक है? Let's see some examples. He ran. How did he run? He ran quickly. How did he run? He ran quickly. Next. डिग्री में क्या देखते हैं? To what extent an action takes place. ठीक है? There is an action that is taking place. To what extent an action takes place? कितने हद तक वो चीज होता है? ठीक है? कितने हद तक वो है? I love you so much. Okay? I know you love me, but how much? I love you so much. I love you very much. ठीक है? तो हम लोग एक दूसरे के बोलते हैं ना, जब आप लोग क्लास में आके बोलते हो मैम वी लव यू सो मच, मैम कितने दिन आपका क्लास नहीं हुआ, वी मिस्ड यू सो मच. You are again telling me the intensified way of telling me that you miss me so much. कितना intensified missing था आप लोगों का? Isn't it? How intensified that action is? That's what I'm trying to mention. Okay? Ki you all love me, but how much do you love me? You all love me so much. I know that. I know that. Right? So when you are saying कि कितने हद तक वो चीज़ है, up to which extent that is happening, you are actually talking about the adverbs of degree. ठीक है? Like what can be some of the examples? Words like very, too, I am too tired, right? So too, how much tired you are? Too, quite. Okay. The subject is quite easy. I don't need to, worry much about it. Okay. The subject is quite easy. मतलब ठीक है, काफी हद तक easy है. So that's where we use quite. Next, almost. I'm almost convinced that I'm done with my preparations for exams. Okay? Or absolutely. Okay? Oh, I forgot something. How much, like to what extent did you forgot? I absolutely forgot. एकदम भूल गई मैं. Right? Extremely, absolutely, very, so, SWO, so. इस तरह के जो वर्ड्स है ना हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्लेन कि कितने हद तक वो चीज. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई एब्सोल्युटली फॉरगेट. ठीक है? तो इस तरह से आपका जाता है सेंटेंसेस. नेक्स्ट, लेट्स सी. आई एम टायर्ड. ठीक है? तो टू व्हाट एक्सटेंट आई एम टायर्ड, कितने हद तक मैं टायर्ड हूँ? आई एम वेरी टायर्ड. I am very tired. I'm so tired. I'll just go to bed and I'll just sleep and I'll just forget the world. Okay, so I'm very tired. Okay, next, adverb of frequency. Frequency as जो word से ही मुझे suggestion मुझे समझ में आ रहा है कि frequency मतलब कितने बार वो चीज repeat होके आता है ना? How many times it is getting repeated, कितने बार वो repeat होके आ रहा है. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि something is happening on a frequently something is happening on a frequent basis, तो मैं उसका numbers बता रही हूँ कि वो काफी बार रिपीट होके हो रहा है. इट इज बीइंग कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू हो रहा है. समथिंग इज हैपनिंग ऑन अ रिपीटेड मैनर. तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वो बताता है कि कितने फ्रीक्वेंटली हो रहा है. इज इट हैपनिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन और अ लॉन्ग स्पैन? हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैपनिंग? ओके, सी हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कितने बार में वो एक्शन होता है. हाउ ऑफन दैट एक्शन इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो वर्ड्स कैन बी लाइक अगेन. ठीक है? once, एक बार हुआ है तो once. ठीक है? twice. ठीक है? thrice, frequently. ठीक है? rarely, seldom, always, none. none क्यों होगा मैम? नहीं हो रहा है ना. अरे नहीं हो रहा है, even the zero is also a number, right? So you need to mention. Okay? never, none, always, ये सारे वर्ड्स आता है आपका फ्रीक्वेंसी में.
So she always smiles. So sweet. Okay. So she always smiles. There is a girl who keeps smiling all the time. Okay. Who doesn't love a smiling face, isn't it? So she always smiles. So she does that in a frequent manner. वो हमेशा हंसती रहती है. Right? So she always smiles. Okay. So this is your table for adverbs. So if you want to revise quickly, you can go through it. Adverbs of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree. Okay, so this is what we are going to look when we are, actually revising adverbs, types of adverbs, where we get to see the different types of adverbs. Time, which is talking about the time or when the action is happening, place, where that action is happening, manner, how that action is taking place, degree, to what extent that action is taking place, and frequency, how often that action is taking place, how many times that action is. And yes, I have got some words as an examples for you all, and we have sentences also. So if you want to revise, you can just go with this table and all the types of adverbs will be clear to you. Okay. Okay, now let's solve a question. Identify the adverb and its type. Okay, so here we can see there are some sentences over here. Okay, so we can see there are some sentences over here जहाँ पे हम लोगों को कुछ sentences में से identify करना होगा. We have some sentences. मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स में. तो वी हैव गॉट अ रिवीजन स्लाइड फॉर यू, ताकि हम लोग दोनों मिलके एक साथ हम लोग टीचर स्टूडेंट सारे मिलके हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सेंटेंस मिलता है हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. सेंटेंस को पढ़ के हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व में क्या देखते हैं. आइडेंटिफाई द एडवर्ब एंड इट्स टाइप. ठीक है, एक एडवर्ब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंटेंस में कहाँ पे एडवर्ब है, एंड वो व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज दैट, कौन से टाइप का एडवर्ब है वो, दैट्स व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई. ओके, लेट्स चेक. फर्स्ट क्वेश्चन इज शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क. ओके, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क. अब मेरा एक्शन क्या हो रहा है, दैट शी इज फिनिशिंग हर होमवर्क. ठीक है, जब भी एडवर्ब वाला सेंटेंस आता है ना, ऑलवेज लुक कि मेरा एक्शन क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस. ठीक है, तो मेरा एक्शन क्या हो रहा है, शी इज फिनिशिंग हर होमवर्क. हाउ इज शी फिनिशिंग हर होमवर्क, शी इज डूइंग इट वेरी क्विकली. ओके, सो क्विकली, the word quickly is actually my adverb. Now since, did you notice what I asked for the question to identify the adverb? Adverb ढूंढने के लिए मैंने क्या पूछा, I asked how did she finish her homework. तो हाउ क्वेश्चन किसके लिए आता है, यस, एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए आता है. तो इट विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर. इज इट विजिबल टू यू? फाइन, ग्रेट. तो फर्स्ट वाला जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. वेरी नाइस. नेक्स्ट, वी विल मीट. देयर इज एन एक्शन अगेन हैपनिंग. वी आर गोइंग टू मीट. व्हेन आर वी गोइंग टू मीट, वी आर गोइंग टू मीट टुमारो. Which question did I ask? When are we going to meet? So when always talks about time. Very good. So yes, the correct answer is time. यहाँ पे क्या है? What type of adverb do we have? We have the adverb of time. Now we go ahead to the next one. They live nearby. They live. Again, there is an action. They are living. They are staying somewhere. Okay. I hope you can see, right? Okay, I'll go this side. So yes, so they are living. There is some type of action that is taking place. What type of action is taking place? They are taking, they are staying nearby. आसपास में कहीं पे रहते हैं. So I'm talking about a location. I'm talking where they are staying, right? Where they are staying nearby. They live nearby. So hence I'm talking about a location. I'm talking about a place. So adverb of place. Right? So we are talking about adverb of place. Great. He rarely makes mistakes. Okay, I can understand that there is an action that he does mistakes. But how often? How frequently? Yes, you heard me right. It is actually, yes, you all guessed it right. This frequency, adverb of frequency.
ही मेक्स मिस्टेक्स, लेकिन कभी कभी मिस्टेक करता है, हमेशा नहीं करता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, सबसे होता है, सबसे गलती होता है, राइट? तो ही रेयरली मेक मिस्टेक्स, बहुत रेयरली, बहुत कम, very, less amount of time is there where he makes some mistake. So obviously I'm talking about the repetition of something, a repetition of an action, so it will be adverb of frequency. Adverb of frequency, right? But okay, so the next one, the water is quite hot. The water is quite hot, it's quite hot. Oh, it's so hot, it's extremely hot. What are we saying? Up to how much extent the water is hot? That's what I'm saying. So here, there is not any action that we are referring to, but we are talking about the information about noun. Hence, hot, which is an adjective over here. Okay, the water is hot. How much hot, or like what extent it is hot? It is quite hot. काफी गर्म है. ठीक है? So here the word quite becomes my adverb, which is modifying the adjective hot over here. So hence it will be, क्या होगा? Yes, it will be degree. Okay? Adverb of degree. See it? See. So it is adverb of degree. ठीक है? तो पहला वाला था आपका adverb of manner, because it was telling me how that was happening. Next, फिर adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, and finally adverb of degree. ठीक है? Let's see the answers. Here you have. ठीक है? देखो. She finished her homework. How did she finish her homework? She quickly finished it out. Right? तो ये क्या है? मेरा adverb of manner है, जैसे मैंने आपको mention किया था. Same for the next point. We will meet. We will meet when? We'll meet tomorrow. I'm mentioning the time. They live. They live where? They live nearby. I'm mentioning a place. So adverb of place. He makes mistakes, but not that much. Rarely. So talking about the frequency, कितने बार वो करता है? Frequency. Next, the water is extremely hot. ये water को green किया गया है. ये water नहीं होगा. It will be actually extremely. This is the correct answer. वहाँ पे वो क्या था वहाँ पे question में? Quite था ना? Water was quite hot. Water is extremely hot. Water is very hot. Water is quite hot. ये सारा explain करेगा the degree. ठीक है? All will be explaining the degree. ठीक है? Degree को refer करता है. Degree of and adverb of degree. ठीक है? Let's go ahead to the next one. Now we come to another topic, and very important one at the same time. Okay. So yes. So now we come ahead to our second topic, and that is, as you can see, these we are going to learn about sentences and their types. So what are the types of sentences? What are sentences? पहले वो सीखेंगे अभी. उसके बाद what are the types of sentences? फिर identify करेंगे कहाँ पे क्या है. So let's go. So the first we will be learning what are sentences. So what are sentences? क्या है ये? किस चीज का नाम है sentences? Sentences are basically a group of words that expresses, कुछ express करता है. एक group of word है जो कुछ express करता है. क्या express करता है? A complete thought, a complete meaning, a complete thought को हमेशा express करेगा. We always talk about complete things when we are talking about sentences. Group of words जो which will give you a complete thought, a complete meaning, is always referred to as sentences. If it is not giving a complete thought and a complete meaning, it is not a sentence. Okay? Every sentence has a subject and predicate. We all know it. जो भी sentence रहता है, हर वो sentence में एक subject and predicate मेरा रहेगा ही रहेगा. Obviously, there is a subject which is the noun, as we know, and there we will be having some words like verb रहेगा जो which will be dependent on the subject,
एंड वर्ब को छोड़ के यू कैन हैव एडवर्ब्स, यू कैन हैव एडजेक्टिव्स, ठीक है, यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स, यू कैन हैव प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, लेकिन वो सारा पार्ट जो है वो जाएगा इन द प्रेडिकेट पार्ट. ओनली द नाउन पार्ट इज कंसिडर्ड एज द subject. So a group of words that expresses a complete thought. Every sentence has a subject and predicate. This is what we know about sentences. ठीक है, let's see an example. The dog barked loudly. ठीक है, it's a complete sentence and it has a complete meaning. So it has a complete structure. इसका structure wise भी ये complete है, इसका meaning wise complete है. What thought it is trying to express, that is also complete. Hence we consider it as a sentence. अब बताओ तो मुझे कि यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब कहाँ पे क्या होगा. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि सब्जेक्ट कहाँ पे है एंड सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट कौन सा रहेगा. तो यस, ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज द डॉग. ठीक है, द डॉग, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द नाउन, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो मैम प्रेडिकेट क्या होगा? Are you asking the question or you know it? Oh, my students are so smart, isn't it? They all know it. Yes, you all are correct. Correct answer is bark loudly. Because ये verb है, verb के बाद यहाँ पे loudly, which is an adverb. हम लोग अभी adverb सीख के आए ना कि वो कैसे bark कर रहा है, वो loudly bark कर रहा है. Adverb of manner, right? So ये जो verb and adverb है, ये part जो है ये आपका आ जाएगा in the rest part of the sentence, that is the predicate. ठीक है? So this is how we get examples of sentence. ठीक है, very easy. Now we go ahead and let's look into the types of sentences. As you all can see, I hope you all can read what it is mentioned over there. Yes, you can. Chalo. So what are the types of sentences what we get to see? So mainly there are 5 types of sentences that we are going to learn today. We are going to learn about declarative sentence, we are going to learn about interrogative sentence, and then imperative sentence, and then exclamatory sentences, and finally optative sentences. ठीक है, एंड फाइनली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो ये 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आज हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्टली स्टार्टिंग विद डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव एज द नेम सजेस्ट, डिक्लेयरिंग समथिंग. आप कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हो. हम लोग तब कुछ डिक्लेयर करते हैं जब हम लोग कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट? व्हेन वी वांट टू शेयर व्हाट वी आर फीलिंग, आवर थॉट्स, व्हेन वी वांट टू शेयर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वी यूजुअली डिक्लेयर समथिंग. ठीक है, so always declarative sentences gives information or expresses thoughts. It usually expresses thoughts and gives information. Okay, let's see an example. I love to read novels. Okay, I love to read novels. You are expressing your own thought about what you love. You are saying about yourself, you're giving an opinion about yourself, that I love reading novels. आप बोल रहे हो कि आपको क्या पसंद है. You're saying what you like. You're saying or you're giving an information about yourself that you love reading novels, right? So whenever you will be giving any information or when you'll be sharing any thoughts, you're giving any opinion, you are actually using a declarative sentence. Okay, next is interrogative. Interrogative, we all know, we always use that for asking any questions, isn't it? So yes, obviously interrogative sentences are the ones which we use to ask questions. See, it is always used to ask a question. Example, are you come to the party? Are you coming to the party? Where are you going? What's your name? Will you be my friend? Right? So we are already asking questions. All the sentences were questions. Okay. When did you come here? When are you going to the party? Are you even going to the party? See? Are you coming to the party? So whenever you are asking any sort of questions, okay, your questions will be, considered as the interrogative sentence. Okay. There was a student who said me once कि मैम क्वेश्चन पेपर में भी तो क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो क्या वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है? जी हाँ, वो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आता है, दे आर एक्चुअली आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट योर चैप्टर, राइट? दे आर यूजिंग सेंटेंसेस टू आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर कंटेंट or whatever subject you have studied about your syllabus. So hence they will be considered as interrogative sentences only. ठीक है,
Next we go ahead to imperative sentence. Imperative क्या है? Imperative sentence always talk about when we are giving some orders, when we are requesting something, we are commanding something, we are actually using an imperative sentence. Like it gives a command, एक command देता है और makes a request. कभी request करता है या फिर command देता है तो हम लोग use करते हैं imperative sentence. ठीक है? Gives a command or makes a request. So let's see an example. Please pass the salt. Can you please pass me the salt? Or please pass the salt. Please close the door. Sit down. Come in. Okay? Get out. तो इस तरह से जब कमांड्स दिया जाता है, ऑर्डर्स दिया जाता है या फिर प्लीज से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम इन, ठीक है, प्लीज बी कंफर्टेबल, इस तरह से हम लोग जब बोलते हैं वी आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग. ठीक है, तो जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कमांड कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, लाइक वी हैव हियर प्लीज पास द सॉल्ट. सो यू आर रिक्वेस्टिंग दैट पर्सन to pass you the salt when you're sitting on the table to eat, right? So that becomes an example of imperative sentence. Next we have as exclamatory sentence. What are exclamatory sentences? They are the ones which expresses strong इमोशंस. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को उभर के लाने के लिए हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. और exclamatory sentences when we are exclaiming ourselves, like when we are very happy and घर पे जब मम्मी पापा हम लोग के लिए सरप्राइज लेके आते हैं, हम लोग कितना खुश होते हैं ना, वाओ सच अ गुड सरप्राइज, आई एम सो हैप्पी, खुश हो जाते हैं ना हम लोग. या फिर जब हम लोग बहुत कुछ दुख हो जाता है कि अरे यार ये एग्जाम में उतना अच्छा नंबर नहीं आया, ओह नो, नॉट अ गुड मार्क्स. या फिर हम लोग जब मैच खेलने जाते हैं एंड बहुत एक्साइटेड रहते हैं, वी आर लाइक यूहू, लेट्स गो अहेड, लेट्स जस्ट चीयर अस अप, वाओ बढ़िया परफॉर्म करेंगे, जाके बढ़िया से खेलेंगे. बहुत जब जीत जाते हैं तब तो बड़े खुश होते हैं कि यू वी एंजॉयड इट सो मच, वी वन द मैच, यूहू, हम लोग खुश होते हैं ना. या फिर हम जब हार जाते हैं, oh no, we lost the match, right? So we are expressing emotions, we are expressing ourselves. So whenever we are expressing very strong emotions, कभी कभी हम लोग शॉक हो जाते हैं ना, ये क्या हो गया, oh no, right? कभी हम लोग को दर्द लग जाता है, like ouch, oh my god, it hurts, right? तो इस तरह से जब हम लोग बहुत strong emotions निकालते हैं ना, when we express it out, so we are actually using exclamatory sentences to express those फीलिंग्स. ये सेंटेंसेस ऐसे यूज होता है ताकि हम लोग वो इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए. ठीक है, लाइक हियर वी हैव व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. ठीक है, बहुत टाइम से जब बारिश होता है ना बच्चा, देखना 15 दिन 20 दिन तक कंटिन्यू अगर बारिश में हो एंड देन जब धूप निकल के आता है ना, उस दिन आप देखना जो आपका एक्सप्रेशन निकला कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज. बढ़िया से it's a beautiful bright sunny day, and after this long gloomy rainy days, it feels so good. Then you go ahead and express this kind of emotions like wow, strong emotions, है ना, कि what a beautiful day. We get to feel so thankful to mother nature कि इतना बढ़िया से आपने मुझे एक एक्सपीरियंस दिया कि इतने दिन बाद मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं. Okay, now we go ahead to the last one, that is optative sentence. Optative sentence हम लोग किसको बोलते हैं? These are the types of sentences when we use them for praying something और saying curse to someone. जब किसी को श्राप देना होता है तो कर्स करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं. और when we pray for someone, when we pray like you stay good, may God bless you, बोलते हैं ना टीचर लोग, हम लोगों को बोलते हैं ना, जब हम लोग जाके टीचर के पैर छूते हैं, टीचर क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना. या फिर कोई छींक देता है तो हम लोग अभी बोलते हैं ना कि ब्लेस यू. तो ब्लेस यू का मतलब क्या होता है? लाइक यू आर प्रेइंग so that you get well soon, so that God bless you with good health, right? तो ये इस तरह के sentences में आपको हमेशा when you are praying something or when you are cursing to someone, तो आप use करते हो optative sentence. Let's see. It expresses a prayer. It expresses a prayer or a curse. अगर curse होता है या फिर prayer होता है, then you are using a optative sentence. Let's see an example. May God bless you. Okay, may God bless you,
मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू विन द मैच. हम लोग बोलते हैं ना, when we are praying, when you are wishing good for someone, so we are using optative. Okay, so here are your types of sentences. I'll just move and I hope you all can see the types of sentences. And this is how your types of sentences look like in one chart. So you can use it for a quick revision for the types of sentences that we have learned today. Okay, let's go ahead and practice some practice questions. So identify the type of sentences. Sit down. The sun is shining brightly. What time is it? Oh no, I forgot my keys. You will freeze. Grave consequences. Great. बहुत सारा sentences है. अभी हम लोग sentences को check करेंगे और इसको identify करेंगे कहाँ पे क्या है. First of all, read questions. पहले questions पढ़ लेना. इसीलिए मैंने पहले sentences पढ़ लिया. देखो, क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते हो आप लोग, स्किप कर जाते हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर देख लेते हैं, अंदर अंदर आंसर कर देंगे, बट यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू. कभी आपको क्वेश्चन किया जाता है कि आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड मेंशन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स, आप सिर्फ नाउन्स को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करके आ जाते हो, सो यू लूज मार्क्स ओवर देयर. ओके, सो आई every time I come to you, every time I say that, and ये मैं बोलती रहूंगी जब तक आप लोग ये mistakes नहीं सुधारते हो. प्लीज चिल्ड्रन, प्लीज रीड योर क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपरली. ठीक है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये पढ़ने के चक्कर में ही आप लोगों का काफी ज्यादा मार्क्स चला जाता है. आप क्वेश्चन ठीक से फॉलो नहीं करते हो, आपको क्वेश्चन पूछा कुछ और गया है, आप लिख के कुछ और आ गए, यू लूज योर मार्क्स ओवर देयर. आपको बाद में पता चल रहा है कि अच्छा ये तो क्वेश्चन मेरा गलत, मतलब मैंने तो गलत लिख दिया, ये तो पूछा कुछ और है. देन यू स्ट्राइक डाउन द आंसर, देन यू अगेन गो अहेड एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर. इसके चक्कर में आपका नंबर भी तो गया, मतलब इंप्रेशन तो खराब हुआ टीचर के ऊपर, आपका टाइम वेस्टेज हो गया, विच इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम. टाइम अगर चला जाता है तो आपका पास से, मतलब यू हैव मोर क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, अगर वो उसके लिए आपका टाइम नहीं रहेगा, एंड अल्टीमेटली यू लूज मार्क्स, लास्ट में जाके आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हो. तो मेक श्योर पहले अगर आप टाइम यूज करते हो, यूटिलाइज योर टाइम नाइसली, इन्वेस्ट योर टाइम नाइसली. ये जो आपको बाद में जाके 15-20 मिनट वेस्ट करने से बेटर है, क्योंकि आप अभी लिखोगे, वो फिर काटोगे, फिर आप लिखोगे, आपका वहां के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट वेस्टेज होता है. इससे अच्छा है कि 5 मिनट टाइम लेके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, क्लियर कट हो जाओगे एक शॉट में, वन शॉट यू गो अहेड एंड राइट योर आंसर प्रॉपर्ली, एंड यू आर क्लियर कि मुझे क्या चाहिए था क्वेश्चन में एंड मैंने क्या लिख के आया है. ठीक है, ऑलवेज चिल्ड्रन प्लीज डू लिसन टू मी, आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, प्लीज रीड योर क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ सेंटेंसेस है, तो मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है. ग्रेट, फर्स्ट वन इज सिट डाउन. हमारे टीचर्स बोलते हैं ना सिट डाउन, they, our teachers actually order us or command us, ठीक है, कि sit down. So what type of sentence is this? It is a imperative sentence, because imperative sentence is the one where we talk about request and commands and orders, right? So imperative sentence. Next, the sun is shining brightly. Okay, the sun is shining brightly. What type of sentence is this? क्या बोल रहा है? It is describing something. It is declaring that the sun is shining. How it is shining? It is shining brightly. Now I am declaring something. Obviously, it will be my declarative sentence. It is my declarative sentence. Next, I have a question. Obviously, and we all know it's the easiest of all. It will be interrogative sentence, isn't it? Right? You can see it is an interrogative sentence. Next, oh no, I forgot my keys. I'm explaining and I'm exclaiming it out that, oh no, I forgot. I'm so sorry. How can I forget? You're expressing that you forgot and you're not happy about it. You're just expressing disappointment on yourself. I forgot the keys. Right? So here it is a exclamatory sentence. Okay, because you're exclaiming, you're expressing.
Final one. You will face grave consequences. You are cursing someone. ठीक है? You will face grave consequences मतलब you will face deadly consequences. Whatever you are doing, इसके लिए you might face deadly consequences. इसके लिए you might be, facing death also. ये आप जो सेंटेंस देख रहे हो, it is actually a curse. You use it to curse someone that you are doing such bad things, you will face death for this. Okay, you will face grave consequences. Grave, as we all know, is the part, or it's the part where we dug the soil and we bury the dead bodies. So when you're saying grave consequences, that means it itself means that you're going to be dead and you're going into the grave. Okay, so it is a curse. पहले के टाइम पे ऐसे भी बोला जाता ना, I you will go rot in the dungeons, you will rot in the dungeons. dungeons मतलब जेल को बोला जाता था. ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड में जेल्स होते थे उसको हम लोग डंजन्स बोलते थे. And if I'm saying that you will rot in the dungeons, matlab aap matlab you are mentioning that that person is going to be there for the rest of their life. Ab wahin pe sarne wale ho, right? So that is a curse that we are saying. So here we see the sentence, you will face grave consequences. As I told, it is a curse that we are using. And where do we use curse and prayers? We use it for optative sentence. ठीक है, curse and prayer दोनों ही optative sentence में use होता है. So hence it is an optative sentence. Okay, I hope you can see. So yes, optative sentence. ठीक है, you will face grave consequence. Done. तो हम लोग का टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गया है. ये देखो कितना सुंदर से आ गया मेरा आंसर्स. ठीक है, इम्पेरेटिव पहला वाला सिट डाउन ऑर्डर था, इम्पेरेटिव है. नेक्स्ट वाला मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, मैं कुछ डिक्लेयर कर रही हूँ. आई एम सेइंग, एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स, तो डिक्लेयरिंग. Next, what time is it? Asking questions, so interrogative. Next one, I'm exclaiming something, so exclamatory. I am expressing my strong emotions. Next, I am using a curse, so hence it will be optative. Okay, next it will be optative sentence. Now we go ahead to the final topic that we are going to learn today in our one-shot revision, and that is none other than direct and indirect speech. A very much requested and demanded topic for you all, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा confused रहते हो, बहुत बार बोलते हो मैम प्लीज़ एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आता है. कोई बात नहीं, आज फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर से हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आर डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सो डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज रेफर्स टू व्हाट, द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई कुछ बात बोलता है तो वो कैसे बोल रहा है, what are the exact words they are speaking, is when we quote those words and say it again. ठीक है, अगर हम लोग सपोज ऐसे बोलते हैं कि टीचर आप लोगों को ऐसा बोला कि स्टूडेंट्स ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो. ठीक है, ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो. तो अगर आप टीचर का एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करोगे, आप क्या बोलोगे, टीचर सेड कॉमा विद इन कोटेशंस ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो. लेकिन यही बात अगर आप आपके वर्ड्स में बोलना चाहते हो, यू वांट टू से इट इन योर ओन वर्ड्स, आप थोड़ा घुमा के बोलोगे, यू से द सेम थिंग, यू डोंट चेंज द मीनिंग बट यू से द सेम थिंग इन योर ओन वर्ड्स. हाउ डू यू से दैट, टीचर सेड दैट और टीचर आस्क्ड अस टू ब्रिंग आवर होमवर्क. ब्रिंग योर होमवर्क बन गया ब्रिंग आवर होमवर्क, है ना. क्यों हुआ, बिकॉज मैम ने जो योर बोला वो योर आपके लिए योर नहीं है, आपके लिए आवर है. तो देयर आर चेंजेस, आप एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो बट यू आर सेइंग द सेम थिंग. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच वी रेफर टू द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन एंड दे यूजुअली आर enclosed in कोटेशन मार्क्स. इसको हम लोग बोलते हैं कोटेशन मार्क्स, ये वाला चीज. जब हम लोग कोई चीज डबल कोटेशन में ऐसे रखते हैं ना, राइट. सपोज इफ आई से ग्रेट, तो ये किसी का बात है, किसी ने बोला है ग्रेट. ओके, मैं ही बोलती हूँ ना कितने बार, यहाँ तक क्लियर है. ओके, ग्रेट.
राइट. सो इफ यू वांट टू कोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ समवन यू यूज इट. एंड हम लोग ये जो दोनों साइड में ऐसे कॉमा देते हैं ना, दोनों साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोटेशंस. ठीक है. अगर आपका कोई सेंटेंस है एंड दैट सेंटेंस हैज दिस डबल कोटेशंस, आंख बंद करके उसमें डायरेक्ट स्पीच लिख दो, आपका वो गलत नहीं जाएगा. बिकॉज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आइडेंटिफाई करने का दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डू इट. By just looking into the sentence structure, you will have inverted commas and quotation or quotation marks. आप inverted commas भी बोलते हैं या फिर quotation marks बोलते हैं. ठीक है. You'll have quotation marks or inverted commas only in that direct speech. But when it comes to indirect speech, you'll not have one. You'll not have one indirect speech में. You'll not have this inverted commas. Okay. So this is the first most thing how to identify a direct speech and indirect speech. Direct speech will have this quotation marks, whereas indirect speech has none. ठीक है. indirect speech में हम लोग ये नहीं यूज करते हैं. so this is the basic difference, right? first of all, next क्या होता है? indirect speech में क्या होता है? indirect speech is used to report what someone else has said without quoting them directly or exactly. Exact words नहीं बोलेंगे. We will say the same thing. We will say someone else's word, but we'll say it in our own words. We'll not exactly quote them. ठीक है. And definitely we don't use double quotation over here. We use double quotation marks in the direct speech, जहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे. ठीक है. Let's see an example. He said, I am going to the park. ठीक है. He said, I am going to the park. Now, वो बोल रहा है, उसके लिए I है. जो बोल रहा है, उनके लिए I है. क्या वो I मेरे लिए भी I बनेगा? No. Obviously no. Because when I'm talking about him, I'll not say I. उसका I था, उसका comment था, मेरा नहीं है. So when I will be talking about him, what will I use? I'll use he only. Okay? See? He said that he was going to the park. I didn't use I. तो इससे मुझे पता चलता है कि ये मैं उसका ही वर्ड्स एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ. So when I'm using direct speech, I'll use he said, comma within quotation, क्योंकि उसका exact words मैं use कर रही हूँ. I'm using exact words that he has spoken, right? And I am using it within double quotation marks. So what am I doing? He said, I am going to the park. So this is my example of direct speech. क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन से उसी का बात जो है मैंने कोट कर लिया है. He said I am going to the park. तो अगर मुझे यही चीज I want to use it in indirect speech, what will I have to do? I'll say the same thing in my own words, but I'll not quote him exactly. And definitely I'll not use quotation marks because it is my indirect speech, but I'll say the same thing. But will I change the meaning of the sentence? No, absolutely no. I will not change the meaning of the sentence. I'll keep it exactly as the same. So he said, I am going to the park. He said that he was going to the park. देखो मैंने ऑलमोस्ट सेम चीज रखा है, बस मैंने थोड़ा बेसिक चेंज किया है. उसका लिए आई जो था वो मेरा चेंज हो गया है. कोटेशन मार्क्स जो था मेरा वो हट चुका है. ठीक है. एंड आई हैव गॉट द सेंटेंस विदाउट एनी चेंज ऑफ मीनिंग. तो डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम गोइंग टू द पार्क. इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द पार्क. ठीक है. he said that he was going to the park. ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज हाउ यू चेंज. ठीक है. क्लियर? ओके. Okay, now we go ahead and now learn about a very important thing about direct and indirect speech, that is the parts of the sentences. ठीक है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट्स होता है वो हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. जैसे अगर आप पापा आप लोगों के मतलब कहीं गैरेज में गाड़ी लेके जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए, तो मैकेनिक कैसे उसको ठीक कर देता है, एकदम नया बना देता है, राइट? ही कन्वर्ट्स इट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. कैसे करता है वो? क्योंकि उसको पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है. उसको पता है कौन से पार्ट कौन किसका क्या नाम है, उसको कैसे चेंज करना है, उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे उसको मेंड करना है. ये सब उसको बहुत अच्छे तरीके से होता है. सो वंस यू नो द पार्ट्स वेरी नाइसली, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट. ठीक है.
Let's see. So today we are going to learn about reported verb, reporting verb, reported speech and reporting speech. मैम एक ही तो जैसे लग रहा है एक ही चीज का नाम है क्या? I'll tell everything. Don't worry. एक ही चीज का नाम नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक ही जैसा नाम है, कंफ्यूजिंग है लेकिन एक ही चीज का नाम नहीं है. So they are different in different aspects. That's what we are going to learn today. ठीक है? So starting with reported verb. What is a reported verb? A reported verb is the verb that is placed exactly out of the inverted commas. ठीक है? Inverted commas direct speech में जब हम लोग देखेंगे, always in the direct speech, whenever we see there is a quotation mark over there and there is a verb right after the inverted commas, we find the verb over there that is called the reported verb. क्या बोलते हैं? Reported verb. The word said over here, if you see, we love playing in the park, said the children. तो यहाँ पे जो word है said is actually your reported verb. तो मैम reporting verb क्या है? आते हैं. When it comes to the inverted comma, अच्छा एक और चीज, sorry I forgot to mention, काफी आप लोगों का एक confusion रहता है, आप लोग काफी टाइम ये confusion लेके आते हो. मैम यहाँ पे है तो आपने बोला reported verb है. What if my reported verb and the whole thing is in the front? Inverted commas के पहले आता है. Suppose ऐसा था कि the children said we love playing in the park. तो मेरा क्या वो reported verb हो? तो of course होगा. Of course होगा. If it is outside the inverted commas, whether it is front, whether it is at the end, not required. अगर sentence के beginning में है, sentence के बाद में है, absolutely not important. बस उसको inverted commas के बाहर अगर आपका verb रहता है, if it is your verb is sitting there outside the inverted commas, it will be reported verb. ठीक है? तो प्लीज इसको लेके कंफ्यूज मत हो. आप लोग काफी लोग बोलते हो मैम ये क्या होता है, वो आगे रहेगा बाद में रहेगा. इट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स, हेंस इट इज अ रिपोर्टेड वर्ब. एंड डायरेक्ट स्पीच में है तो ऑब्वियसली रिपोर्टेड वर्ब. अब यही रिपोर्टेड वर्ब, यही वर्ड जब रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है तब इसका नाम हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है? एज सिंपल एज दैट. जैसे हम लोग का घर पे होता है ना कि स्कूल का एक नाम होता है, घर पे हम लोग का एक नाम होता है, घर पे हम लोग का निकनेम होता है, राइट. लेकिन स्कूल पे जब हम लोग जाते हैं तो स्कूल का एक अलग नाम होता है, तो वहाँ के दोस्त लोग अलग नाम से जानते हैं, घर के लोग, घर के दोस्त जो कॉलोनी के दोस्त होते हैं वो लोग अलग नाम से जानते हैं, बट होते वो सेम इंसान है, राइट. सबका साथ है, सेम है, हम लोग के साथ सेम है. सेम गोज फॉर दीज वर्ब्स. ये वर्ब जब डायरेक्ट स्पीच में रहता है इसका नाम रहता है रिपोर्टेड वर्ब. लेकिन यही वर्ब जब इनडायरेक्ट स्पीच में आता है तब इसका नाम हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. सी, द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड दैट दे लव्ड प्लेइंग इन द पार्क. वही वर्ब को जो चिल्ड्रन ने बोला है, राइट. द चिल्ड्रन सेड एंड द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड. एक ही चीज का नाम है, एक ही चीज को हम लोग रेफर करते हैं. ठीक है? तो द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड दैट दे लव्ड प्लेइंग इन द पार्क. एक्सक्लेम्ड मतलब व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग इन अ वेरी हैप्पी वे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी पढ़े थे ना हम लोग, व्हेन वी आर एक्सक्लेमिंग समथिंग. So here the children are very happy. We are saying we love playing in the park, right? So when you're saying that, when you're explaining that, when you're expressing yourself, you are exclaiming, right? So यहीं पे जो said था वो यहाँ पे बन गया exclaimed. What यहाँ पे अगर मेरा said था तो still same. अगर मेरा यहाँ पे word exclaimed ना होके मेरा रहता यहाँ पे said itself. ठीक है? The children said that they loved playing in the park. तो क्या मेरा ये reported verb, reporting verb क्या होता फिर यहाँ पे? Said आपका बन जाता reporting verb. The verb that is in indirect speech, that is referring to what that person is saying or what action has happened, उसको हम लोग reporting verb बोलेंगे. अब said रहा तो said, अगर reporting verb change हो गया है, if it is like exclaimed or informed or asked or commented, कोई भी आप word use कर रहे हो, it will be the same only. ठीक है? ओके, सो एक्सक्लेम जो है ये हमारा बन गया रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये बन गया रिपोर्टेड वर्ब, ये बन गया मेरा रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है? अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच सीखने में. ठीक है? वर्ब पार्ट इज क्लियर. नाउ लेट्स लर्न कि रिपोर्टेड
स्पीच किसको बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ईडी पार्ट, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच जो है एंड रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ये दोनों आपका डायरेक्ट स्पीच में आता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपका डायरेक्ट स्पीच में आता है। कहाँ पे आता है? रिपोर्टेड स्पीच इज द पार्ट विच कम्स इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट आपका रहता है, ये वाला पार्ट, क्लियर? इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। विच पार्ट? ओनली दिस पार्ट, जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो मैम रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? आपका जो ये वर्ब है ना, रिपोर्टेड वर्ब, ये वर्ब एंड द नाउन और प्रोनाउन जो भी है यहाँ पे, इफ इट वाज लाइक सेड शी और सेड द चिल्ड्रन और ही सेड शी सेड, हम लोग बोलते हैं ना दे सेड, ठीक है। सो इफ यू हैव प्रोनाउंस और इफ यू हैव नाउन्स, इफ यू हैव प्रॉपर नाउन्स, सेड टीना, ठीक है, एनीथिंग, जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन है अलोंग विद द रिपोर्टेड वर्ब, ये दोनों को मिला के बनेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। अच्छा रुको, दिखा देती हूँ मैं इसको। ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब, द वर्ड सेड, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये सेड को लेके एक साथ पूरा नाउन तक, ठीक है, द वर्ब along with the noun or the pronoun present over here is referred to as the reporting speech. ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड वर्ब हो गया आपका यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ पे हो गया मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, कैन यू सी इट? यस, ये पार्ट आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टेड वर्ब along with the noun or pronoun. रिपोर्टेड स्पीच क्या है? द पार्ट दैट इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। कोई भी आपका स्टेटमेंट रहे, whatever statement is there, ठीक है, which is like the exact words that we are quoting from someone's dialogue, or when we are talking to someone and we are exactly quoting their words, then the words that we are using or the sentence that we are using and we are placing it within inverted commas will be considered as reported speech. This is the reporting speech, reported verb and reporting verb. Okay, this is all we get to know in this part. ठीक है, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट्स। Clear? Okay. Now comes the main part where we are going to revise the rules for conversation. आप लोग इतना ज़्यादा मतलब इसको लेके कंफ्यूज रहते हो, सारा एक चीज़ याद नहीं रहता है मैम, कितना रूल्स होता है, ये याद होता है तो वो याद नहीं होता है, ये इसको कैसे करेंगे उसको कैसे करेंगे, बहुत कंफ्यूज रहते हो आप लोग इसको लेके। डोंट वरी, तो आज हम लोग सारे वो रूल्स को एक बार रिवाइज करेंगे। एक सैम्पल सेंटेंस भी है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग देख पाओ कि कैसे वो कन्वर्जन हो रहा है, तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है।
चलो, the first rule that we are going to learn today is change of pronouns. This is the very basic rule, as we all know. सबसे ज़्यादा basic rule होता है, सबसे important होता है, and this is the first thing that we notice when जब direct से indirect change होता है. सबसे पहला चीज हम लोग जब नोटिस करते हैं कि क्या चेंज हुआ है, इट इज द प्रोनाउन. बाकी चेंजेस हम लोग को दिखता है, लेकिन ये सबसे पहले हम लोग को नोटिस में आता है, isn't it? So the first thing is change प्रोनाउंस. ठीक है, प्रोनाउंस हम लोग को चेंज करना होगा. क्या होगा? वर्ड्स लाइक आई, यू, ही, शी, वी, दे, एनीवेयर, wherever it is necessary, please do use pronouns accordingly. ठीक है, आप लोगों को pronouns accordingly use कर सकते हैं. Like, let's see here. We will study for the exam tomorrow, said the students. ठीक है, we will study for the exam tomorrow, said the students. तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया? The students mentioned that they would study for the exam the next day. Okay? Did you notice we कैसे they बन गया? See? We they बन गया, isn't it? So the pronouns changed accordingly. क्या बोला है? Change the pronouns if wherever necessary. तो we जो है उन लोगों का we है, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं, we are talking about other person. Third person पे क्या होता है? See, in the first person they are talking about themselves, so they are using we. But when we are talking about them, it is third person. So definitely we are using they when we are referring to them. Next rule, adjust verb tenses. ठीक है, टेंसेस जो है वो आपका चेंज होता है अकॉर्डिंगली. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी है सेंटेंस में, जो भी जैसा टेंसेस है, इट चेंजेस अकॉर्डिंगली. वी ऑल नो कैसे हम लोग का आता है. जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा. प्रेजेंट पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा. सो दिस इज हाउ वी सी द चेंजेस. ओके, तो ऐसा चेंजेस होता है. लेट्स सी चेंज ऑफ टाइम, एडजस्ट अगर वर्ब टेंसेस होता है तो कैसे है? यहाँ पे मेरा सेंटेंस है we will study for the exam tomorrow. अब ये already I can understand that it is in future tense. ठीक है, will है तो यहाँ पे future tense है. अब जब भी मेरा sentence में will होता है, that will gets converted into would. See, they would. Will becomes would in a sentence. ऐसा क्यों होता है? Because when I am using the word will in a sentence, in a inverted sentence, I need to also remember to focus on the reported verb. Reported verb is said, जो आपका past tense में है. You see? देखो ये past tense में है, reported verb. तो अगर reported verb आपका past tense में है तो obviously my sentence will go into past tense. ठीक है, वो फ्यूचर टेंस और नहीं रहेगा, वो पास्ट टेंस में चला जाएगा. तो ऑब्वियसली क्योंकि काफी मतलब कोई मतलब स्टूडेंट्स ने बोला था कि हम लोग कल पढ़ेंगे एग्जाम्स के लिए. अब वो आज आ चुका है, अब वो लोग पढ़े कि नहीं पढ़े आई डोंट नो, बट मुझे पता है कि वो लोग ने बोला था, राइट? दे सेड इट. तो सेड इज माय रिपोर्टेड वर्ब. तो ऑब्वियसली मेरा जो फ्यूचर टेंस है विल बिकम्स वुड. ठीक है, दे वुड स्टडी फॉर द एग्जाम. डन. नेक्स्ट, चेंज ऑफ टाइम एक्सप्रेशंस. टाइम का जो एक्सप्रेशंस होता है वो हमेशा चेंज होता है. एग्जाम्पल, टुडे, टुमारो, नाउ. ये चेंज होकर क्या बनता है? टुडे बिकम्स दैट डे, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, नाउ बिकम्स इमीडिएटली और देन. ठीक है, इस तरह से बनता है. लेट्स सी, वी विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो. यहाँ पे बोला गया है टुमारो, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किए हैं? The students mentioned that they would study for the exam the next day. ठीक है, उसके दूसरे दिन का मेंशन किया है. I didn't mention tomorrow, I did mention the next day. ऐसा क्यों मेंशन किया मैंने? Because time expressions change. ठीक है, अगर सपोज आप आपके पापा के घर पे हो एंड आपका आप आपके दोस्त के घर पे हो एंड आपका पापा फोन करके बोल रहा है कि बच्चा आप जल्दी रेडी हो जाओ, हम लोग अभी अभी तुरंत निकल रहे हैं, अभी आपको हम लेने आ रहे हैं, आप और आपके पापा और मम्मी आ रहे हैं एक साथ. ठीक है, तो व्हाट डिड ही से? वी आर लिविंग नाउ, गेट रेडी. डन.
अब 10 मिनट बाद आप जब भूल गए थे, आपको याद आया, आप आपके फ्रेंड को बोल रहे हो कि अरे अरे मुझे ना घर जाना पड़ेगा, पापा ने कॉल किया था कि पापा लोग तभी निकल गए थे। तो हाउ विल यू चेंज इट इनटू इंग्लिश? अगर आप इंग्लिश में सेम चीज बोलते, व्हाट विल यू से? पापा सेड दे लेफ्ट द हाउस देन, नॉट नाउ, क्योंकि वो नाउ अभी है नहीं, वो पास्ट टेंस में चला गया। इवन इफ इट इज 10 मिनट्स, वो हो चुका है, दैट हैज ऑलरेडी डन, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। ठीक है, पापा तभी निकल चुके थे, अब दैट इज नॉट नाउ एनी मोर, दैट इज देन। ठीक है, वो पास्ट टेंस में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन चेंज होता है। ठीक है, टुडे बिकम्स दैट डे, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे। क्योंकि देखो, जिस टाइम अगर ये बात हो रहा है, सपोज यहाँ पे वी सी स्टूडेंट से दे विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो, माइट बी वी आर टॉकिंग 1 मंथ आफ्टर देयर एग्जाम्स, 1 महीने बाद बात करें, तब क्या टुमारो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो तब अगर मुझे उस चीज के लिए बात करना है, आई वांट टू से व्हाट द स्टूडेंट सेड, व्हाट विल आई से? स्टूडेंट सेड दे विल बी स्टडीइंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जिस दिन बोला था उसके दूसरे दिन से पढ़ने वाले थे, इसीलिए टुमारो से बन गया नेक्स्ट डे। ठीक है, yesterday becomes the previous day, today becomes that day, same goes for month and years, next month, previous month, you know, this year, that year, the next year, the upcoming year, इस तरह से हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल इज रिमूव कोटेशन मार्क्स। ये तो बेसिक रहता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, द फर्स्ट रूल टू चेंज और टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज बाय चेकिंग whether they have inverted commas or not. So obviously we need to remove quotation marks when it goes to indirect speech and add appropriate reporting verbs, very important, because when you're changing, मैंने पहले वाले स्लाइड में भी आप लोगों को बोल रही थी कि जब आप चेंज करते हो सेंटेंसेस को, तो डिपेंडिंग कि क्या बोला जा रहा है, दैट्स व्हाट वी सी। सपोज इफ वी से द टीचर सेड क्लोज द डोर, ओके, और द टीचर सेड सिट डाउन, तो अगर मैं उसको इन्वर्टेड मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगी, व्हाट विल आई से? द टीचर कमांडेड टू सिट डाउन, और द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। ठीक है, डिड यू नोटिस सेड कैसे ऑर्डर्ड या कमांडेड बन गया? ठीक है, अगर टीचर रिक्वेस्ट करता प्लीज सिट डाउन, तो वो क्या बनता? द टीचर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, राइट? तो ये जो हम लोग वर्ड्स चेंज करते हैं, जैसे मेरे लास्ट वाले सेंटेंस में था, डू यू रिमेम्बर? यहाँ पे मैंने बोला था ना, जो रिपोर्टेड वर्ब कैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो गया, सेड बिकम्स एक्सक्लेम्ड, कैसे वो सेंटेंस के एक्सप्रेशन के वाइज चेंज हो गया, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या है मेरा, देखो यहाँ पे जो सेड है मेरा, वो क्या बन गया? सेड बिकेम मेंशन्ड। वहां पे जो रिपोर्टेड वर्ब था सेड बिकेम मेंशन्ड, द स्टूडेंट्स मेंशन्ड that they would study for the exam the next day. ठीक है, अकॉर्डिंगली आप आंसर्स ऐड करना, अकॉर्डिंगली आप रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज करना डिपेंडिंग ऑन योर सेंटेंसेस। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड and look into the last one. Maintain the meaning of the original statement, very very important. ठीक है, ओरिजिनल जो आपका सेंटेंस है उसका मीनिंग आप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटेंस रहे, स्टूडेंट सेड दे वी विल स्टडी टुमारो, और मैंने चेंज करके बना दिया द स्टूडेंट सेड दैट दे विल नॉट स्टडी फ्रॉम टुमारो। नो, वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, वो करेगा तो स्टूडेंट्स आर लाइक गॉन। ठीक है, तो एंड आई एम इन डेंजर बिकॉज आई हैव चेंज द सेंटेंस, राइट? तो सेंटेंस में ना आप कोई एड ऑन इन्फॉर्मेशन लगाओगे, ना कोई आप इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, ना आप कोई इन्फॉर्मेशन निकालोगे। यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग और यू आर नॉट गोइंग टू टेक समथिंग आउट, बट यू आर बेसिकली गोइंग टू put everything together, keep the same meaning and just not change the meaning. Don't change the meaning, just don't change the meaning, but otherwise you can convert using the rules that are given. And yes, definitely don't change the meaning and the structure of the sentence. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज आपका इन्वर्टेड कॉमर्स हट रहा है, आपका सेंटेंस पूरा चेंज हो रहा है, बट हाँ, जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन मीनिंग है, जो द मेन एसेंस ऑफ द सेंटेंस should not be hampered. Okay, that's what I mean to say. So yes children, please go ahead and quickly look into it. Here are the rules. ठीक है, तो हम लोगों का क्या क्या चेंज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेंजिंग द प्रोनाउंस, वी बिकम्स दे। ठीक है, देन वी हैव चेंज ऑफ एडवर्ब टेंसेस, दैट इज will becomes would,
फिर क्या आता है, चेंज ऑफ टाइम एक्सप्रेशंस विच इज लाइक टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे। एंड फिर आता है हम लोगों का लाइक रिमूविंग कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स भी मेरा हट गया है, इफ यू नोटिस, जो मेरा यहाँ पे देखो कोटेशन मार्क्स था, वो भी मेरा हट गया यहाँ पे। डू यू सी एनीवेयर हियर इन द सेंटेंस? नो, ऑब्वियसली। तो मेरा कोटेशन मार्क्स भी हट गया है। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्ट वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टिंग वर्ब मेरा चेंज हुआ है। आई चेंज द रिपोर्टेड वर्ब टू मेंशन, सेड से मेंशन कर दिया। एंड फाइनली आई हैव नॉट चेंज द मीनिंग, आई हैव केप्ट द सेम मीनिंग, आई हैव मेंटेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। एंड दिस इज हाउ आई हैव कन्वर्टेड माई सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच एंड ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, so this is how I have changed from direct speech to indirect speech. You can quickly go ahead and you can quickly look into it, क्विक रिवीजन कर सकते हो। आपका बस ये स्लाइड आप फॉलो कर लोगे तो सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डायरेक्ट की स्पीच के जो कन्वर्शन के लिए यूज होता है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यू कैन एक्चुअली यूज इट आउट एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो एग्जाम्स के पहले ये बहुत काम आएगा आपको ये। Now we go ahead with a practice one, as I told you always that कि हम लोग practice करेंगे हर वो chapter के बाद, जैसे पहले दो में भी किए थे। Let's check here. So identify the type of sentence, sentence को identify करते हैं कि वो क्या है, and let's just change the sentence. तो पहले अगर हम लोग identify करते हैं तो क्या कौन सा वाला sentence है मेरा? First three sentences are my what type of sentence? किस तरह के sentence है मेरा? First three types. You see, we have quotation marks over here. Obviously मेरा देखो ये तीनों में ही मेरा कोटेशन मार्क्स है, तो ये तीनों मेरा बनेगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये भी मेरा डायरेक्ट स्पीच, ये भी मेरा डायरेक्ट स्पीच है। Now, what about the next three? She told me that she was going to the mall. He mentioned that they had already finished their work. They said that they had bought a new house the previous week. सारे में I can see reporting verbs, but I don't see inverted commas. तो obviously ये जो तीन sentences है are indirect speech. Same for this one. ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप यू कैन सी। यस, तो ये आपका आइडेंटिफाई अगर करने बोले तो आप ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट इफ आई आस्क यू टू कन्वर्ट इट आउट? आइडेंटिफाई तो कर लिए कि कहाँ पे क्या है, लेकिन अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कन्वर्ट करूँ? ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, लिख के रखती हूँ। वी कैन यू नो कन्वर्ट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या था? ये भी डायरेक्ट स्पीच था। ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच है। ये आपका इनडायरेक्ट है। देखो अगर कोटेशन मार्क्स नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल बी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसको लेके आप ज्यादा सोचो मत। And the next one also is my indirect speech. ठीक है, ये हो गया मेरा सारा, फर्स्ट थ्री एज द डायरेक्ट स्पीच एंड फर्स्ट नेक्स्ट थ्री एज द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कन्वर्ट कैसे करूंगी? ठीक है, फर्स्ट वन सेज ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड। ठीक है, तो ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड। अब वो जब बात कर रहा है इट इज इन फर्स्ट पर्सन, व्हेन आई विल बी चेंजिंग इट विल बी इन थर्ड पर्सन। तो ही सेड दैट ही, एम क्या बन जाएगा? वॉज, क्योंकि वर्ब मेरा टेंसेस चेंज हो जाएगा। एम विल बिकम वॉज। ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग टायर्ड।
ठीक है। नेक्स्ट, शी आस्क्ड कैन यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो शी आस्क्ड मी दैट इफ शी आस्क्ड मी इफ आई कुड, कैन क्या बन जाएगा, कुड। क्या बोला था बच्चा, हमेशा विल जैसे वुड बन जाता है, कैन हमेशा बन जाएगा कुड। ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर, मी बन जाएगा हर विथ हर होमवर्क। जहां पे भी आपको प्रोनाउंस चेंज दिखेगा वहां वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। यू कैसे बन गया आई, इफ आई कुड हेल्प हर विथ हर होमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट, they said we will attend the meeting tomorrow. Okay, they said we will attend the meeting tomorrow. क्या होगा, they said that they, we बन जाएगा they would attend the meeting the next day, tomorrow बन जाएगा the next day। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, so he said that, देखो कैसे प्रोनाउन चेंज हो गया, he was feeling tired, she asked if I could help her with her homework। देखो मैंने जहां जहां पे नोटिस किया, आपको बोले थे ना कि यहाँ पे चेंज होगा। see, they said that they would attend the meeting the next day। देखो हुआ ना चेंज। अब पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं। she told me that she was going to the mall। ठीक है, she told me that she was going to the mall। अगर मुझे इसको डायरेक्ट करना है, what will I do, she said comma within quotations I am going to the mall, because यहाँ पे pronoun and verb जो है she और was में किया गया है, तो इसीलिए ये बन गया है। ये जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा ये बन जाएगा I and am। देखो है कि नहीं, she said कॉमा विद इन इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेके जा रही हूँ, ये मैंडेटरी है कि मैं कोटेशन मार्क्स दूं, मैंडेटरी है कि रिपोर्टेड वर्ब में कॉमा दूं। ठीक है, फिर क्या है, प्रोनाउन चेंज होगा, आई बन गया वो she से, was था तो वो बन गया am, बिकॉज जो आपका पास्ट प्रेजेंट मतलब पास्ट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो वहां पे इनडायरेक्ट में था पास्ट कंटिन्यूअस, तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो she said I am going to the mall। What about the next one? He mentioned that they had already finished their homework। ठीक है, तो he said that they have finished the homework। What we can use it over here? तो यहाँ पे they है, right? They had already finished their work, तो क्या हो सकता है, he mentioned that we, तो they बन जाएगा we। देखो he said comma within inverted commas we have, पहले में क्या था, they had तभी आता है जब आपका वर्ब टेंस चेंज हो जाता है, पास्ट में अगर है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो they had यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बनेगा have, we have already finished our work and inverted commas हम लोग क्लोज करेंगे। so we see over here, तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि जो आपका have रहेगा, तो have अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो ऑब्वियसली इट इज इन पास्ट टेंस, लेकिन अब मैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जा रही हूँ तो मैं वो अगेन वी आर यूजिंग इट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में आप फिर से बोल रहे हो, समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, राइट, आप दो इंसिडेंट्स कर रहे हो वहां पे, सो ऑब्वियसली इट विल गो इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हैव है वो वहां पे बन गया था had। नाउ वी सी द नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, they said that they had bought a new house the previous week। okay, again if you notice यहाँ पे भी मेरा had है, देखो है ना, obviously मेरा past perfect में जा रहा है again because I have had and then we have the main verb। had जो आपका auxiliary verb है, bought जो आपका main verb है, तो past perfect है, समझ में आ रहा है। now when I am saying they said that they had bought, ये they कौन है, ऑब्वियसली यही लोग हैं, बिकॉज हम लोग का डायरेक्ट स्पीच में यूजुअली व्हेन वी फाइंड लाइक आई रहता है तो हम लोग क्या उसको करते हैं, शी और ही में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर दे है यहाँ पे तो ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच में दे हैव टॉक्ड अबाउट देमसेल्व्स, वी होगा या फिर अस होगा, राइट। तो सी
they said that they had bought a new house the previous week. Did you notice? यहाँ पे previous week है, तो previous week मतलब यहाँ पे time expression का change हुआ है, right? Direct indirect में change of time expressions होता है. Let's check. See, this is how my direct speech looks like. They said comma within inverted commas we. देखो मैंने बोला था ना, या तो us होगा या फिर we होगा. Obviously because they are talking about themselves. जब हम लोग उनके बारे में indirect speech में लिखेंगे क्या करेंगे? Obviously we होगा. So they said we bought a house. देखो क्यों हुआ वहां पे past perfect, वहां पे had bought क्यों हुआ? Because we already have it in past tense. We bought. तो obviously वो had bought हो जाएगा when you are again using it in indirect speech. ठीक है? So we bought a new house last week. Did you notice this? Last week है, इसीलिए वहां पे बन गया the previous week. Time expressions change होता, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में. तो वहां पे अगर प्रीवियस वीक है तो यहाँ पे बनेगा लास्ट मंथ या लास्ट वीक. हमेशा लास्ट वीक, लास्ट मंथ बिकम्स प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर. ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ बनेगा द नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट वीक. ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे. ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू सी आपका इनडायरेक्ट स्पीच का जो भी है. डायरेक्ट स्पीच में ये जो क्वेश्चन था ये हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है इन्वर्टेड सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में. तो दिस इज हाउ यू फाइंड एंड दिस इज हाउ यू चेंज इट आउट. जब भी चेंज करना है ये सारे रूल्स रेगुलेशंस याद रखना एंड ये पैटर्न्स को फॉलो करना. तो इस ये पैटर्न्स फॉलो करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे तो ये आपका आराम से चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा. एंड ऑल्सो मेक श्योर यू रिमेंबर द पार्ट्स ऑल्सो, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारा याद रखना. Okay, children, with that we come to the end of our another one short revision session, जहाँ पे आज हम लोग सीख गए हैं बहुत कुछ, बहुत सारे इंसाइट्स के बारे में. बहुत सारे आप लोग का डाउट्स रहता है ये चैप्टर्स के बारे में, एडवर्ब, सेंटेंसेस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आप लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बोलते रहते हो मैम मेरा ये डाउट है, वो डाउट है. मैंने इसलिए आज क्लास इतना सारा डाउट्स शेयर किया, इतना सारा क्लियर किया, क्योंकि आप लोग का डाउट्स को मैं दिमाग में रख के ही मैंने ये क्लास को इस तरह से किया है कि जहाँ जहाँ पे आप लोगों का डाउट्स रहा है मैंने वहीं वहीं पे उसको डबल एक्सप्लेन किया है कि दिस इज वेयर यू गेट कंफ्यूज, दिस इज वेयर योर डाउट लाइज एंड दिस इज वेयर आई हैव आंसर्ड यू ऑल. सो आई रियली होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन ऑफ वन शॉट रिविजन. आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोग अच्छे से रिवीजन करो. एंड येस चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर ही रिवाइज करना है, राइटिंग स्किल्स पे भी ध्यान दिया करो. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग स्किल्स. वो प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? So yes, I really hope the video is helpful. Do let us know in the comment section how did you like this video and all the videos, how are you enjoying all the exam series that we have got for you. ठीक है, प्लीज हम लोगों को बताना. And yes, with that we come to the end. Children, please take care of yourselves. अभी प्लीज अपना ध्यान रखो and पढ़ाई करो अच्छे से. You need any help, we are always there with you. And yes, रिवाइज करो, मस्ती करो, पढ़ाई भी करो लेकिन मस्ती भी करो. दोनों, एक सिर्फ पढ़ाई करोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ मस्ती करोगे तो नहीं चलेगा, राइट? रिलैक्स करना भी इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर प्लीज रेस्ट योरसेल्व्स, टेक गुड स्लीप एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. विद दैट आई एंड द सेशन. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.